तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम जाकर वो शीशे में देखता है कि उसके बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है कि तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि इस डिवाइस को मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था, यानी कि अब वो पूरी दुनिया का राजा बनकर सबको अपने इशारों पर नचवाएगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है और जब डेविड को दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांध दिया गया है और अब साइंटिस्ट उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये सब करने के बाद साइंटिस्ट कहता है कि क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे। उसके बाद हम साइंटिस्ट की वाइफ को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी थी और साइंटिस्ट ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और वो इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। ये डिवाइस भी साइंटिस्ट ने अपनी बीवी पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। साइंटिस्ट जब पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी वाइफ सबसे पहले उसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कंट्रोल करके उन चारों की तरफ भेज देता है। वो जैक पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। लेकिन तभी डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा देता है। घर का मालिक खतरा भांपकर तुरंत भाग जाता है। उसके बाद वो चारों भी अपना सामान लेकर जल्दी से बाहर निकल आते हैं। लकीली बाहर उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और ये चारों उसी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपने डिवाइस के जरिए ज़ॉम्बी के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। जैक गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर ज़ॉम्बीज को काफी पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। थोड़ा सा आगे पैदल चलने के बाद ज़ॉम्बी दोबारा उन तक पहुंच जाते हैं। डेविड जान जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो उन लोगों से आगे बढ़ने को कहता है और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकने का फैसला करता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने नहीं देना चाहती थी, जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा और ये सब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद डेविड ज़ॉम्बी से लड़ पड़ा और बड़ी बहादुरी से उनका सामना करने लगा। काफी देर तक वो ज़ॉम्बी उसको रोक लेता है और उसके साथी ज़ॉम्बी से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर डेविड को मार देता है। जैक मेगन को गोद में लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और फाइनली ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानों की बस्ती थी। एबिगेल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। ऊपर टावर पर बैठे दो पहरेदारों ने उन्हें देख लिया और वो अब स्नाइपर से ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें कवर देने लगे। जल्द ही उन लोगों के लिए एक बोट भी भेजी जाती है और ये तीनों उस बोट में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे पानी का रास्ता है और वो उसे पार नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ मेगन की डिलीवरी होने वाली थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मौजूद थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस जगह को कई बड़े जहाजों से जोड़कर एक टाउन बनाया गया है जिसके चारों तरफ पानी है। जैक एबिगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल ने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। उसे लोगों के बीच रहने में बहुत मजा आ रहा है। इसी बात पर दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तभी एक डॉक्टर आती है और बताती है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। ये सुनकर जैक का मन उदास हो जाता है। वह जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे में जाता है। मेगन बहुत कमजोर हो चुकी है और वह अपनी बेटी को जैक के हवाले करना चाहती है और वह चाहती है कि वह भी एबिगेल की तरह बड़ी हो। जैक को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है और मेगन की बेटी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और खूबसूरत संगीत पर जमकर नाच गा सकते हैं, इसलिए उसका यहीं रुकने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल उस हैंडसम लड़के को चुपके से एक कैबिन में जाते हुए देख लेती है। उसे देखकर वह भी अंदर चली जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि ये कैबिन पूरी तरह से तारों और बमों से भरा हुआ है। वहां एक वायरलेस स्विच भी लटका हुआ होता है। जैसे ही वह उस स्विच को टच करती है तभी वह लड़का भाग कर आता है और बताता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बम लगाए हैं। अगर कभी ये जगह खतरे में पड़ती है तो लोग उस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से इस जगह को उड़ा देंगे। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वह साइंटिस्ट गुस्से में वहां तक भी पहुंच जाता है। वह देखता है कि इन लोगों ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है जिनके सहारे वह इस दुनिया पर राज करना चाहता है। वह अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को अपने कंट्रोल में कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद शिप टाउन के नीचे का पानी अब उन्हें नहीं बचा सकता था। बहुत सारे ज़ॉम्बी पानी के नीचे से उन शिप्स पर पहुंच जाते हैं और लोगों पर अचानक अटैक कर लेते हैं, जिनमें से बहुत से लोग मारे जाते हैं। लोगों के बीच हलचल मच जाती है। इधर जैक को भी इस बात का पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज ने अटैक कर लिया है। जैक को एबिगेल की चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने लग जाता है। वह ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार वह एबिगेल को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ सन की साइंटिस्ट भी शिप पर पहुंच जाता है।
एबिगेल को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर जैक गुस्से में आकर साइंटिस्ट की तरफ दौड़ने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी बीच में आकर उसे धक्का देकर नीचे टैंक में फेंक देता है और वहाँ वह साइंटिस्ट भी पहुंच जाता है और जैक से बदला लेना चाहता है। वह जैक को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन जैक को पता था कि साइंटिस्ट से लड़ना फुदूल है, इसीलिए वह साइंटिस्ट पर हमला करके उसके हाथ में लगे डिवाइस को दीवार से मारकर तोड़ देता है। अब साइंटिस्ट के पास ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की पावर नहीं रही, जिसके बाद बूढ़ा साइंटिस्ट जल्द ही ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। अच्छी बात यह थी कि इस कैंप में पहले से ही भागने का रास्ता बना हुआ था। बहुत सारे बचे हुए लोग सुरंग के रास्ते नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वह बम चालू करने वाले होते हैं तो वह हैंडसम लड़का बटन नहीं दबाता, क्योंकि एबिगेल अभी भी शिप पर है। अब जैक और एबिगेल बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। तभी जैक तेजी से उस ज़ॉम्बी को लकड़ी से सर पर मार देता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। अचानक एबिगेल की नजर गलती से उस ज़ॉम्बी राजा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। वह समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी उसके पिता है, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पर जैक उसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती खींचकर भागने को कहता है। वह हैंडसम लड़का दोनों को भागते हुए देखकर तुरंत वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है और पूरा शिप टाउन राख में बदल जाता है। हालांकि इन सब की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। कैंप का सरदार अपनी गर्दन पकड़कर आता है, क्योंकि लड़ाई में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस के फैलने से पहले ही काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी राजा भी धमाके में बच गया था। जैक तुरंत दौड़कर उस ज़ॉम्बी राजा से लड़ने लग जाता है, लेकिन जैक ज़ॉम्बी राजा के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है और ये जानते हुए भी कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी राजा उसका पिता है, लेकिन वह उसे पालने पोसने वाले जैक को मार रहा था। इसलिए एबिगेल बिना सोचे समझे उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को गोली मार देती है, क्योंकि अगर वह उसे गोली नहीं मारती तो वो ज़ॉम्बी राजा वहां पर मौजूद सब लोगों को मार देता। उसके बाद जैक और एबिगेल गले लगते हैं और अब जैक, एबिगेल और बचे हुए लोग दूर समुद्र में एक सुनसान बीच की तरफ देखते हैं और वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।